नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम यहाँ पर एनसीईआरटी की सीरीज़ के तहत आज कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में भी हम 4 चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं और उससे पहले हम जो कक्षा 9 का सीरीज़ था वो पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको रोज़ बताती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके वहीं से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सेशन कैसा लगा आपको, इससे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए आज बात करेंगे हमारे जो मेरे व्यक्तिगत तौर पर प्रिय कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले इनके बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 ईस्वी में हुआ। वे मूलतः गढ़ा कोला ज़िला उन्नाव यानी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के थे मूल रूप से, लेकिन जन्म कहाँ पर हुआ था? महिषादल बंगाल में हुआ था। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। तो जो निराला जी थे ना, वो मैंने जैसे कल हमने जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा था, तो हमने बताया था कि जो जयशंकर प्रसाद थे वो छायावाद के आधार स्तंभ में से एक थे। आधार स्तंभ का मतलब, जैसे मान लो मकान बन रहे हैं, कोई मकान बन रहा है तो उसके लिए सबसे पहले हमें 4 स्तंभ खड़े करने पड़ते हैं ना। तो इसी तरह से जो छायावाद एक विचारधारा थी काव्य के अंतर्गत, हिंदी साहित्य की काव्य धारा के अंतर्गत, तो उसमें भी 4 आधार स्तंभ थे, जिसमें पहले हम जो संस्थापक थे जिन्होंने उसका नींव रखी थी तो वो जयशंकर प्रसाद थे। दूसरा स्थान उसमें निराला जी का है, ठीक। तीसरा स्थान हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का है और चौथी है महादेवी वर्मा जी। तो ये 4 आधार स्तंभ हैं छायावाद के। और इनमें से आज हम दूसरे छायावाद के जो दूसरे स्तंभ हैं यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन पर बात कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लिया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक, जो चीज़ें मैंने बताई हैं। चलिए आगे बात करते हैं इनकी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इनके बारे में। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। जो निराला जी थे ना, मतलब उस समय जब ये छोटे थे कह सकते हैं, तो पूरे भारत में प्लेग रोग बहुत चरम सीमा पर फैला, ठीक है। तो क्योंकि अब इससे इनका परिवार भी अछूता नहीं रहा और इनके परिवार में एक से बढ़कर एक मृत्यु होती गई और इन्होंने अंत में मतलब अपनी जो संगनी थी, जीवन संगनी, अपनी प्रियतमा, उनको भी खो दिया। और आगे चल कर के इन्होंने अपनी जो पुत्री थी सरोज, जो कि बहुत मतलब कह सकते हैं कि युवा अवस्था में ही उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो बहुत संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में, बहुत कष्ट झेले। अकेले निराला जी ही अपने परिवार में जीवित बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इन कविताओं में इनके जीवन की पीड़ा झलकती है। और इनकी बहुत ही फेमस कविता है राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, क्योंकि सरोज इनकी पुत्री थी तो उन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में ही वो कविता लिख डाली, सरोज स्मृति। आप कभी पढ़ोगे उस कविता को तो आपके भी आंसू निकल पड़ेंगे, मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि बहुत मार्मिक उन्होंने उसमें वर्णन किया है। ज़रूर पढ़िएगा, निराला जी ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएँ की हैं। और राम की शक्ति पूजा जो कि मेरी हमेशा से फेवरेट रही है, मैं हमेशा उसको पढ़ती हूँ। और जब भी डीमोटिवेट होते हैं या नेगेटिविटी माइंड में आती है तो हम राम की शक्ति पूजा को मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत कह सकते हैं कि मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग भी ज़रूर पढ़ा कीजिए, अच्छी चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। जब भी डीमोटिवेट होते हो तो अच्छी चीज़ें पढ़िए, उससे पॉजिटिविटी आती है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते।
तो ये देख सकते हैं आप, इनको ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये कविताएं हैं इनकी, ठीक है। अनामिका हो गया, परिमल हो गया, गीतिका हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, नए पत्ते हो गए, ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। ये लाइन आप नोट डाउन करते रहिए क्योंकि निराला रचनावली के कितने खंड हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा, तो 8 खंडों में है निराला रचनावली और उसमें उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, ठीक। इसके बाद निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक, कि सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किस कवि ने किया, तो सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किसने किया, निराला जी ने किया। ये बात ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी नज़र आता है, ठीक है। तो मतलब जो समाज का गरीब तबका है, जो शोषण जिनका हुआ है, ठीक है, जो पिछले वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति उनकी कविताओं में आपको हमेशा एक सहानुभूति नज़र आएगी, एक पीड़ा नज़र आएगी। भिक्षुक एक बहुत ही इनकी फेमस कविता है, कभी ध्यान रखना, भिक्षुक आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है। भिक्षुक तो ये कविता है ना, इसमें इन्होंने एक भिखारी के माध्यम से, मतलब अपने मन की जो पीड़ा है गरीबों के प्रति या पिछड़े या जो तिरस्कृत हैं समाज का जो वर्ग, उनके प्रति पीड़ा इन्होंने उसमें व्यक्त की है, ठीक। तो आप लोग इनकी कविताएं हो सके तो ज़रूर पढ़िए क्योंकि बहुत सारा हमें सीखने को मिलता है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कविता है यहाँ पे जो आपके सिलेबस में रखी गई है, उत्साह, ठीक है। एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब है बुलाना किसी को, ठीक, जो बादल को संबोधित है। अब बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है, ठीक है। मतलब आप देखोगे निराला जी ने एक बादल राग कविता भी लिखी है। तो बहुत मतलब निराला जी को बादल, जैसे ही आसमान में बादल उनका प्रिय विषय रहा है। उन्होंने बहुत सारी कविताएं जो हैं बादल को संबोधित करके लिखी हैं, ठीक है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। तो समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, साहित्यकार उन्हें अपनी कला के माध्यम से अपने साहित्य में प्रकाशित करता है, ठीक। अट नहीं रही है, यहाँ पर आपकी जो दूसरी कविता इस सिलेबस में रखी हुई है, अट नहीं रही है। अब आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ भी सकता है कि अट नहीं रही है किसकी कविता है, ठीक। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है, ठीक। तो ये थी इनकी कविता, इनके बारे में कुछ जानकारी। तो आपको ये चीज़ें बहुत मतलब ध्यान से पढ़नी होंगी। अब देखो यहाँ पे कविता दी हुई है, उत्साह इनकी एक कविता है। बादल गरजो घेर घोर घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले। अब आपके पास देखो प्रश्न कैसे बनते हैं कि मान लो पूछ लिया घेर घेर में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति एक अलंकार है, ठीक है। जहाँ पे दो शब्दों की बार बार आवर्ती होती है उसे पुनरुक्ति कहते हैं, ठीक है। पुनरुक्ति अलंकार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ललित ललित में भी आप देख पा रहे होंगे, ललित ललित में भी पुनरुक्ति अलंकार है। तो इस तरह के जहाँ भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार आप सीधे सी लिख लोगे, ठीक है। अट नहीं रही है, देख सकते हैं आप लोग, ये भी इनकी एक कविता है, अट नहीं रही है आबा फागुन के। तो यहाँ पे उन्होंने किस महीने का, फागुन के महीने की जो खूबसूरती होती है उसका वर्णन किया है। अब आपको कहाँ ध्यान रखना है, आपको शब्द संपदा पर ध्यान रखना है, ठीक। तो देखिए
धराधर कहते हैं बादल को। तो आपको पता चला कि यहाँ पे बादल का एक पर्यायवाची क्या है, धाराधर। ठीक है, धारा मतलब पानी और धर मतलब धरने वाला। तो बादल क्या होता है, पानी का वाहक होता है। ठीक और अगला है उन्मन। उन्मन मतलब कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमनापन जिसे कहते हैं ना। निदाग मतलब होता है गर्मी। सकल मतलब सब सारे। आभा का मतलब होता है चमक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आभा क्या है, चमक का पर्यायवाची है। वज्र कठोर या भीषण। अट मतलब समाना या प्रविष्ट। पाट पाट मतलब जगह जगह। शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर। पट मतलब होता है समा नहीं रही है। तो इस कविता में भी निराला फागुन के सौंदर्य में डूब गए हैं। उनमें फागुन की आभा रच गई है। ऐसी आभा जिसे न शब्दों से अलग किया जा सकता है न फागुन से। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो ये था निराला जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत कुछ है, बहुत बड़ा साहित्य संसार है निराला जी का। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। एक मतलब जो निराला जी का अगर हम उस पर कह सकते हैं तो पूरी एक बुक हम उस पर, उनकी रचनाओं पर, उन पर लिख सकते हैं। तो जो आपके सिलेबस में आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप लोग इनको ही हाईलाइटेड जो हैं उनको आप नोट डाउन करते रहिए, याद करिए, रिपीट करते रहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।